जय हिंद एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात को आगे बढ़ाते हैं। पीछे हम लोगों ने बिंदुसार तक पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक जो आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार शासक बने और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक, सम्राट अशोक, कौन नहीं जानता इनको। सम्राट अशोक जो है शासक बने और ये मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट थे। और अशोक के बारे में आपको क्या बताना, कितना समय बीत जाने के बाद भी आज भी अशोक हमारे साथ हैं। हमारे राजकीय चिन्ह के रूप में कहीं न कहीं अशोक हमसे जुड़े हुए हैं। देह से भले ही ना हो, लेकिन अपने विचारों के चलते, अपने किए गए कार्यों के चलते अशोक हमारे साथ हैं। और ये शायद क्या कहें, ये निश्चित रूप से ये भारत के महानतम सम्राटों में से थे। और इनकी सत्ता जो है 273 बीसी में प्राप्त हुई। 273 बीसी में अशोक जो है सत्ता में आए। लेकिन राज्याभिषेक इनका 4 वर्षों के लगातार गृह युद्ध चला, संघर्ष चला और इनको जो है 269 बीसी में ये इनका राज्याभिषेक हुआ। नहीं, राजा सत्ता तो इनको 273 बीसी में ही मिल गई, मगर 269 बीसी में जाकर के इनका राज्याभिषेक हुआ। ये बात कुछ वैसे ही है जैसे कि आज के संसदीय प्रणाली में कोई बड़ी पार्टी जीत के आ जाए और वो पार्टी अपना नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन जब तक राष्ट्रपति साहब उनको शपथ नहीं दिला देते तब तक वो वास्तविक अर्थों में शासक या प्रधानमंत्री नहीं होता। इसी तरीके से ये समझें कि सत्ता तो अशोक को 273 बीसी में ही प्राप्त हो गई, मगर आप जानते हैं ना कि सत्ता प्राप्त करना से कम महत्वपूर्ण राज्याभिषेक होना नहीं होता था। कि राजा के अंदर जो थे वो दैवी शक्ति मानी जाती थी और जब उन्हें विधिवत फॉर्मली उनको रिकॉग्निशन मिल जाती थी, राज्याभिषेक होना बहुत बड़ी बात थी। तो राज्याभिषेक 4 वर्षों तक लगातार संघर्ष चला, सत्ता का संघर्ष हुआ, जिसमें इनके मंत्री राधा गुप्त थे। इनके मंत्री राधा गुप्त ने इनकी बड़ी मदद की। कभी इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो ध्यान रखिएगा। राधा गुप्त, जिस तरीके से विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की उसी तरीके से राधा गुप्त ने जो है मंत्री, उन्होंने जो है इनको सम्राट बनने में, राज्याभिषेक में मदद की। तो 4 वर्षों के लंबे सत्ता संघर्ष के बाद ये इनका राज्याभिषेक हुआ। और बताया मौर्य शासकों में ये सबसे महान माने जाते हैं। सारे शासकों में अगर आप सबसे महान कहिए तो शायद किसी को आपत्ति हो। बौद्ध परंपरा के अनुसार ये माना गया कि अत्यंत क्रूर थे और इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। मगर कुछ इतिहासकार इसे मिथ मानते हैं, किंवदंती मानते हैं। हो सकता है बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रभाव को ज़्यादा प्रभावकारी साबित करने के लिए इस तरह की कल्पना कर ली गई हो। कुछ इतिहासकार इससे सहमत हैं, कुछ नहीं भी हैं। बौद्ध परंपरा ऐसा मानता है कि अशोक इतने क्रूर थे अपने शुरुआती दिनों में कि अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था। और अगर आप सिंहली अनुश्रुति की मानेंगे, सिंहली अनुश्रुति ये हमें बताती है कि इनकी पत्नी देवी थी। एक पत्नी इनकी थी, पहली पत्नी का नाम इनके देवी था। इसी देवी से ही जो है महेंद्र और संघमित्रा, पता है ना आपको, ये जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, इन्हें कौन नहीं जानता। और ये देवी जो थी ये विदिशा के श्रेष्ठी थे। श्रेष्ठी उस समय बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आगे आप पढ़ेंगे, पीछे भी थोड़ी सी झलक ले चुके हैं आप। श्रेष्ठी जो है विदिशा की श्रेष्ठी थी, उन्हीं की बेटी थी ये देवी। और देवी और अशोक के ही पुत्र थे ये महेंद्र और संघमित्रा, ऐसी मान्यता है। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान बताता है कि अशोक की एक और पत्नी थी जिनका नाम एक तिष्य रक्षिता था। दिव्यदान के अनुसार
अशोक की एक और पत्नी थी जिनका नाम तिस्यरक्षिता था। तिस्यरक्षिता, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर आप कभी कौशाम्बी गए होंगे या इलाहाबाद का किला देखने गए होंगे या नहीं गए होंगे तो पढ़ा होगा कि जो प्रयाग का शिलालेख है, कौशाम्बी का शिलालेख कहिए, प्रयाग का शिलालेख, इलाहाबाद का शिलालेख कहिए, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रानी का अभिलेख और इलाहाबाद का अभिलेख इलाहाबाद के किले में सुरक्षित है। अगर आप कभी वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। उसी पे एक जहांगीर का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है और वहाँ पे अशोक की सिर्फ एक पत्नी का जिक्र मिलता है, कारुबाकी का। अगर कभी आप इलाहाबाद का अभिलेख देखे हैं या उसके बारे में आपको जानकारी है, जैसे इलाहाबाद का अभिलेख, रानी का अभिलेख कहते हैं, तो वहाँ पे उस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है और जहांगीर ने भी अपना एक लेख उसी पे उत्कीर्ण करा दिया गया। वहाँ पे अशोक की सिर्फ एक पत्नी की चर्चा है, कारुबाकी की। ये रही इनके परिवार की बात। और जानते हैं, पहले हम लोग बिंदुसार जब पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके कि ये जो है इनको प्रांतीय शासन का संभालने के लिए दिया गया था। अवंती में और तक्षशिला में 2 जगह ये रहे थे राजा बनने के पहले। और अशोक के इतिहास को समझने के लिए अभिलेख इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये 5 तरह के हैं, दीर्घ, लघु और विशिष्ट तरीके के, जिन्हें शिलालेख कहते हैं, और 2 लघु और दीर्घ आपके क्या कहते हैं कि स्तंभ शिलालेख, रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट। ये 5 तरह के हैं और अशोक का इतिहास समझने के लिए इन शिलालेखों का अध्ययन करना, इनके बारे में जानना जरूरी है और इनसे उनकी आंतरिक नीति और विदेश नीति, धर्म के बारे में और उनके राज्य संचालन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो अशोक ऐसे पहले सम्राट थे, याद रखिएगा, कि जिन्होंने अपनी जनता से सीधे संवाद किया। इनके पहले क्या परंपरा थी कि आपने देखा होगा धारावाहिकों वगैरह में कि राजा की सभा होती थी, राजा ने कोई निर्णय लिया तो डुगडुगी पीटी जाती थी, जैसे मुनादी कहते हैं, आपने मुनादी सुना होगा आप लोगों ने। मुनादी लेके निकल जाते थे, ढोल ढोलक पीटते थे कि सुनो सुनो महाराजा श्री फलाने ने ये कहा है, कर इतना बढ़ा दिया। यानी राजा का जो संदेश होता था वो अप्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन पहली बार इन्होंने सारे शाही संदेशों को प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए जाने वाले जो उस समय के मुख्य हाईवेज थे, राजमार्ग थे, उस पर उन्होंने खुदवाया है। अगर आप शिलालेखों की स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ पे हैं, ये 5 तरह के हैं बताया कि दीर्घ, लघु और विशिष्ट ये शिलालेख हैं। और इसी तरीके से स्तंभ से शिलालेख हैं, लघु और दीर्घ, बड़े और छोटे करके। तो ये 5 तरह के हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने जाने वाले शाही मार्गों पे जो है खुदवाया और अपने जनता के साथ सीधे संबंध स्थापित किया। अपने शाही घोषणाओं के बारे में, अपने राज्य संचालन के तरीकों के बारे में अशोक अपनी प्रजा से सीधे बात करते हैं। ठीक, ये बात हो गई, बताया 5 तरह के शिलालेख है। लेकिन हाँ, अशोक के नाम की बात जहां तक है, अशोक का नाम सिर्फ 4 जगहों पे आता है। उसमें से 3 कर्नाटक में है और 1 मध्य प्रदेश में है। कहाँ कहाँ है, कभी आता है एग्जाम में, तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कर्नाटक में 3 ऐसे शिलालेख हैं और मध्य प्रदेश में 1 है। कुल मिला के 4 शिलालेख हैं जिनमें कि अशोक का प्रत्यक्ष रूप से नाम आता है। बाकी जगह ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी अगर आता है उत्तर और उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो शिलालेख मिले हैं उनमें अशोक का नाम नहीं है। एक बात ध्यान देने की है, कभी अगर रिजर्वेशन रीजन में यह आता है कि 4 स्थानों पे अशोक का नाम शिलालेख में सीधे पाया जाता है। 4 स्थानों के नाम क्या है, एक मास्की है, दूसरा गुर्जरा है, तीसरा आपका वेट्टूर है और चौथा क्या है, उदगोलम है। चौथा उदगोलम है। तो ये 4 जगह जो है, जगहों के नाम भी आप जान लें। मास्की गुर्जरा से तो आप वाकिफ होंगे, बाकी 2 वेट्टूर और उदगोलम है। इन 4 जगहों पे अशोक के सीधे नाम मिले हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी आता उत्तर उत्तर पश्चिम में अशोक नाम नहीं मिला है। ये ध्यान रखने की बात है। अब बाकी जगहों पे आप कहेंगे क्या, बाकी जगहों पे उन्हें देवा नाम प्रिय कहा गया, देवताओं को प्रिय। बाकी जगहों पे अशोक को सीधे अशोक का नाम न लिख के देवा नाम प्रिय
देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। ये संक्षेप। अच्छा, ऐसा नहीं कि अशोक ने, इनके पूर्वजों ने भी अपने आप को देवताओं का प्रिय कहा है। मत सोचिएगा कि सिर्फ अशोक ही थे, इनके पूर्वजों ने भी जगह जगह अपने आप को देवताओं का प्रिय बताया है। और अशोक के जो अभिलेख हैं ये कहाँ मिलते हैं? तो इसकी सीमा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जगहों पे मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कुल 47 स्थानों पे, यहाँ मैं लिख दूँ बना के, कुल 47 स्थानों पे जो है ये अभिलेख मिले हैं। और इनकी संख्या कुल जो है 182 है, 182 इनकी संख्या है और 47 स्थानों में है, जिनमें दो ऐसा माना जाता है कि दो जो एडिक्ट्स हैं, जो अध्यादेश हैं, वो नकली हैं, फर्जी। इसीलिए कहीं कहीं आप देखेंगे 45 स्थानों और 182 शिलालेखों की बात होती है, जो कि 47 में दो नकली बनाने वालों की कमी कभी थोड़ी रही है, नकली है, ठीक। और भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो उस समय की जनभाषा थी। अशोक ने उस समय की जो जनभाषा थी, संस्कृत में नहीं, प्राकृत में। और लिपि उस समय ब्राह्मी लिपि, जो पूरे उपमहाद्वीप में लोकप्रिय थी, उसमें ये लिखा गया। और नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे, उत्तर पश्चिम में तो आरमाइक भाषा में, और वहां पे उन्होंने खरोष्ठ लिपि, खरोष्ठ लिपि यानी जिसके ओठ खर जैसे ओठों वाली है, खरोष्ठ लिपि का प्रयोग किया है। और अफगानिस्तान में आप देखेंगे उन्होंने सामूहिकता का परिचय देते हुए आरमाइक, यूनानी दोनों भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक की जो नीति थी, जो उनकी दृष्टि थी, एक तरफ तो उन्होंने जो जनभाषा उस समय की थी प्राकृत, और जो सामान्य लिपि ब्राह्मी थी उसका प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप में किया। यानी एक भाषा, एक धर्म, एक भाषा और करीब करीब एक लिपि का प्रयोग किया। लेकिन जहाँ पे उन्हें आवश्यकता थी, खास करके उत्तर पश्चिम भाग में जहाँ की आरमाइक भाषा थी, खरोष्ठी लिपि थी, वहाँ उन्होंने भी सामूहिकता का परिचय देते हुए, बहुलवाद का समर्थन करते हुए, वहाँ पे उन्होंने आरमाइक भाषा और खरोष्ठी लिपि का भी समर्थन किया। इसी तरीके से आरमाइक और यूनानी भाषा वाली लिपियों को भी, ये उनकी दिव्य दृष्टि का कमाल था। और अब हम देखते हैं शिलालेखों के बारे में। आइए सबसे पहले हम रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। रॉक एडिक्ट ये जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों पे पाया जाता है। इसमें आप अगर देखेंगे तो पहला शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है। ये दोनों जो खरोष्ठी लिपि में है, ये दो ही हैं जो ब्राह्मी लिपि में न लिखे, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो शाहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, इसी तरीके से आपका कालसी है। कालसी ये देहरादून में है। और आपका गिरनार है, कठियावाड़ा है जूनागढ़ में। और आपका उड़ीसा में 2 है, धौलागिरी और जौगढ़ है। और एरागुडी है आंध्रा में, सुपारा है आपका महाराष्ट्र में। ये जो अभिलेख हैं 8 स्थानों पे जो 14 लेख पाए गए हैं, जो ये रॉक एडिक्ट जिन्हें आप कहते हैं, शिलालेख, ये जो है ये रॉक एडिक्ट शिलालेख जो है ये 8 स्थानों पे, फिर से इसको वाइंड अप कर दूं कि शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, 2 उड़ीसा में, गिरनार आप जान ही रहे हैं, कठियावाड़ा जूनागढ़ में, धौलागढ़ जौगढ़, एरागुडी आंध्रा और महाराष्ट्र के सुपारा में, ये 8 जगह हैं। और दूसरा आपका माइनर एडिक्ट, माइनर लघु रॉक एडिक्ट की बात हो रही है अभी। पिलर एडिक्ट इसके बाद देखते हैं। ये माइनर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है। माइनर रॉक एडिक्ट जो है, ये जो उपरोक्त 14 में नहीं शामिल है वो इसमें है। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको गिना दूं कि एक रूपनाथ है, गुर्जरा है, सासाराम में है, और मास्की है, ब्रह्मगिरी है, और मध्य मिर्ज़ापुर में अहिरौला है, गोविंदगढ़ है, एरागुडी है, और जटिंग रामेश्वर है, सिद्धपुर है।
ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और तीसरा आपका समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे आप क्या कहते हैं, पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट कहते हैं। इनमें महत्वपूर्ण आपका, जैसे कि दिल्ली में देखिए है, टोपरा है, और दिल्ली में ही दूसरा एक दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में था, आपको मालूम होगा कि इसको फिरोज तुगलक जो है मेरठ से, इसको तुगलक साहब, तुगलक वंश के फिरोज तुगलक जो है मेरठ से दिल्ली ले आए थे है? और लौरिया में दो है, लौरिया में दो है, एक आपका अरराज है और दूसरा लौरिया नंदनगढ़ का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये है? ये तीन, एक दो तीन चार हो गया। ये आपका पांचवा रामपुरवा बैल वाला है, छठवां प्रयागराज। ये आपके जो है हो गए, ये स्तंभ शिलालेख हो गए। और इसी तरीके से आपके माइनर रॉक एडिक्ट हैं, को लिख दूं संक्षेप में, आपको याद रहेगा। ये लघु, ये ऊपर शिलालेख की बात हो रही थी, लघु स्तंभ की बात हो रही है। ये माइनर पिलर एडिक्ट कहेंगे इसको, माइनर पिलर एडिक्ट। ये पिलर एडिक्ट थे और ये माइनर पिलर एडिक्ट हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण। आप सांची का नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश में सारनाथ है और कौशाम्बी है, रुम्मन देई है, रुम्मिन देई, और पांचवा आपका निगलीवा है, निगलीवा। ये हैं, ये माइनर रॉक एडिक्ट में सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मन देई और निगलीवा है ये। और ये आपका रांची, सारनाथ और कौशाम्बी, इन तीनों जगहों पे अशोक ने अपने महामात्रों को यह आदेश दिया है कि जो है उनके संघ के बीच में जो मतभेद हैं उनको रोकें। इन जो माइनर एडिक्ट्स हैं सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के, इनमें अशोक ने अपने महामात्रों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो संघ में जो भेद हो रहे हैं उसको रोकने हेतु प्रयास करें। ये संक्षेप में बात हो गई। और आप ये भी जानते हैं केव एंड इंक्रिप्शन के बारे में, गुहा लेख के बारे में। गया में जो है, गया में बराबर पहाड़ियां हैं, गया के बराबर पहाड़ियों में 3 गुफाओं में अशोक ने अपने के दीवारों पे, 3 जो केव हैं, गुफा हैं, उनकी दीवारों पे अशोक ने अपने लेख उत्कीर्ण कराए हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को, संप्रदाय के लोगों को ये गुफा जो है निवास करने के लिए, रहने के लिए दान में दी। इससे अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। यही नहीं, अभी हम 14 अभिलेखों के में, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों में जो अशोक के कहे गए सुंदर वचन हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लें। अगर आप अशोक के 14 बृहद शिलालेखों के कंटेंट की बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अशोक कितने महान शासक क्यों थे। उनका जो पहला शिलालेख है, बृहद शिलालेख, उसमें पशुओं की बलि की निंदा की गई है। पशुओं की बलि देने के लिए, जीव हत्या के लेकर के वो कितने गंभीर थे, ये उनके पहले ही बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है। दूसरे शिलालेख में आप देखेंगे उन्होंने मनुष्यों के चिकित्सा के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा भी की जानी चाहिए, इसकी बात भी कही है। ये बात दूसरे शिलालेख की है। और उनका एक 7वां बृहद शिलालेख है, 7वां बृहद शिलालेख नंबर 7, जिसमें उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों के लिए सहिष्णुता की बात की है। न जाने आज ये वायरस कहाँ से आ रहा है कि जो सर्वधर्म संभाव और पंचनिरपेक्षता को कोई आयातित चीज समझता है। ये समझ से बाहर की चीज है, ये आज की बात नहीं है, ये अशोक के समय की बात कर रहा हूँ। वो अपने 7वें बृहद शिलालेख में स्पष्ट रूप से सभी संप्रदायों के लोगों के लिए सहिष्णुता की बात करते हैं। अभी भाषा की बात देखिए, लिपि की बात, किस तरह से वो बहुलवादी समाज को ध्यान में रख करके उन्होंने कार्य किया। आजीवक संप्रदाय को उन्होंने बराबर गुफाओं का दान दिया। और 12वें में आप देखेंगे, 12वें बृहद शिलालेख में वो
सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा करते हैं। सर्वधर्म संभाव, जिसको सुन करके आज कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। तो ये बात ये मध्यकाल की बात नहीं है, ये बात हो रही है ईसा के 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। उस समय अपने 12वें बृहद शिलालेख में सम्राट अशोक जो है सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा करते हैं। और 14वां उनका शिलालेख महत्वपूर्ण है। कभी पर चर्चा हो कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए किस शिलालेख में सुझाया है या बताया है या चर्चा की है, तो आप 14वां याद रखेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सर्वधर्म संभाव और सभी संप्रदाय के लोगों को लेकर के चलना ये अनादिकाल से रहता है। और ये आपको जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से भी इस बात की जो है पुष्टि होगी। बहरहाल ये बातें। अब हम थोड़ा जानते हैं अशोक के कलिंग युद्ध और धम्म नीति के बारे में। महत्वपूर्ण युद्ध, एकमात्र युद्ध कहिए, कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध नहीं जाने तो अशोक के बारे में कुछ नहीं जाने। ये बताया कि 269 बीसी में इनका राज्यारोहण हुआ था। राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद, यानी 8 निकाल लेंगे तो 261 बीसी में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। और कलिंग के युद्ध की खास बात यह थी कि युद्ध इतना भयंकर था, इतना भीषण था कि बताते हैं कि इसमें करीब 1 लाख लोग, जैसा बताया जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए और करीब 1.5 लाख लोग जो है बंधक बनाए गए, या यह कहिए कि 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए। बंधक क्या कहिए, बंदी बनाए गए। इतना भीषण युद्ध था ये। और इस युद्ध से अशोक के अभिलेख बताते हैं कि राजा इस नरसंहार से इतना आहत हुआ कि उसने भविष्य में फिर युद्ध का मार्ग त्यागने का फैसला किया। और उस समय जो ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई, उससे अशोक बहुत आहत थे, वो बड़े कष्ट में थे। और उन्होंने अपनी साम्राज्य नीति की, साम्राज्य विजय की कहिए, उन्होंने अपने साम्राज्य विजय की नीति को त्याग करके सांस्कृतिक विजय का मार्ग अपनाया। सांस्कृतिक विजय, और एक प्रबुद्ध शासक के तरीके से उन्होंने प्रचार को अपने प्रभाव वृद्धि का माध्यम बनाया। एक प्रबुद्ध शासक जैसा करता है उसके अनुसार अशोक ने आचरण किया और प्रचार को, बौद्ध धर्म के प्रचार को अपने प्रभाव वृद्धि का माध्यम बनाया। और उन्होंने भेरी घोष की जगह, जो भेरी घोष की नीति थी उसको उन्होंने त्याग दिया और धम्म घोष, भेरी घोष की जगह उन्होंने धम्म घोष की नीति को अपनाया। ठीक है। और कबीलाई लोगों और सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों में इस विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंधार का अभिलेख जैसा बताता है कि 2 ऐसी वर्ग के लोग, मछुआरे और क्या कहते हैं उनको, एक तो मछुआरे हो गए, एक बहेलिए। बहेलियों का जीवन भी आखेट पे आधारित होता है। मछुआरों को भी जान रहे हैं, उनका भी जीवन जो है समुद्री शिकार पे ही आधारित होता है। लेकिन उन्होंने भी बुद्ध की विचारधारा से अशोक के मार्ग को अपनाते हुए जीव हत्या को छोड़ दिया। तो ये अशोक की जो नीति थी, ये बाहरी राज्यों के लोगों को उन्होंने प्रचार के माध्यम से सांस्कृतिक विस्तार किया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रचार किया। और यही नहीं, अपने समय में अशोक कितने आगे थे कि उन्होंने मनुष्यों के नहीं, जानवरों के कल्याण के लिए भी काम किया। और ये वजह यही है कि अशोक के बाद जीव हत्या काफ़ी हद तक रुक गई और कृषि पे पशु हत्या बहुत कम हो गई और नहीं के बराबर हो गई, और कृषि पे पूरी तरीके से
जोर दिया जाने लगा। और अपने धर्म प्रचार के लिए आपको मालूम है कि उन्होंने पश्चिम एशिया में और यूरोप और उस समय के यूनानी साम्राज्य में, पश्चिमी एशिया में और यूनानी साम्राज्य में जो है भी उन्होंने शांति दूत भेजे। और एक बात और ये मत सोचिएगा कि अशोक ने अगर शांति की नीति को अपना लिया तो बिल्कुल से सब कुछ त्याग दिया, छोड़ छाड़ दिया। कलिंग विजय के बाद उन्होंने उसको अपने साम्राज्य में शामिल किया और शांति के लिए शांति। ऐसा नहीं कि साम्राज्य में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता, धर्म आधारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर चेतावनी दी गई। ऐसा नहीं था कि अशोक ने बिल्कुल से सरेंडर कर दिया, नहीं। अशोक की ये नीति जो है एक राजकाज की नीति के रूप में थी। उन्होंने शांति के लिए शांति का मार्ग अपनाया। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जहां युद्ध आवश्यक है, दंड आवश्यक है, तो उन्होंने दिया। आप देखा उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसे आप रज्जुक जानते हैं, रज्जुक या राजुक कहते हैं। राजकों को इस बात का अधिकार दिया अशोक ने कि वो अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें इनाम दें, पुरस्कार दें, प्राइज दें। और जो लोग सामाजिक व्यवस्था को या धर्म पर आधारित नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको कठोर सजा भी दें। तो संक्षेप में ये अशोक के विषय में बातें हो गई। और